आरएसएस एक आतंकवादी संगठन के रूप में उसकी पुष्टि हो रही है। उससे निकले तमाम लोग आतंकवाद की घटनाओं में हैं, उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, चाहे वो प्रज्ञा ठाकुर हों, कर्नल पुरोहित हों, असीमानंद हों। इसके अलावा अभी अजमेर ब्लास्ट में आरएसएस के कार्यकर्ता को आजीवन कारावास की सज़ा हुई है। किसकी सलाह पर यहाँ टिकट दिया गया तिवारी जी को, जिनकी क्षेत्र में क्रेडिट भी हमने सुना तो कोई सभ्य और अच्छे आदमी की नहीं है, जैसा कि क्षेत्र के लोगों ने बताया। जय भीम, जोहार। आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी विकास पटेल। ओबीसी का राष्ट्रव्यापी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं। आज जैसा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती भी है, तो और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना हो या ओबीसी के तमाम मुद्दों को न लेकर चलने वाली पार्टी आज सरदार पटेल को भी लेकर राजनीति कर रही है। इस पर आप? सरदार वल्लभ भाई पटेल का देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा योगदान रहा और जो भारत रियासतों में बटा हुआ था तो उस खंड खंड भारत को अखंड भारत बनाने में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान रहा। और गांधी जी ने इस बात को स्वीकार किया कि अगर मुझे सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं मिलते तो मैं कामयाब नहीं होता, मैं अंग्रेज़ों को भगाने में सफल नहीं होता। लेकिन वही गांधी जी जब कांग्रेस महासमिति के चुनाव में सरदार वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष बनाने के लिए बहुमत मिला तो गांधी जी ने पंडित नेहरू को चुना और सरदार वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष नहीं बनने दिया और भारत का पहला प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं बनने दिया। तो इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि जाति व्यवस्था के शिकार सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए और जाति व्यवस्था में ऊंचे स्तर पर होने की वजह से नेहरू को देश का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया और नेहरू ने ओबीसी की जाति आधारित जनगणना को रोकने का काम किया। और तब से लेकर आज तक लगातार ब्राह्मण प्रधानमंत्री हो रहे हैं या ब्राह्मणों द्वारा नॉमिनेट किए गए लोग प्रधानमंत्री हो रहे हैं। इसकी वजह से ओबीसी की जाति जनगणना का मामला खटाई में पड़ा हुआ है। देवगौड़ा जी एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने ओबीसी की जनगणना का फैसला लिया था, मगर ये फैसला लेने की वजह से उनकी सरकार गिरा दी गई। जहाँ तक बीजेपी वालों का सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लेकर के राजनीति करने का सवाल है, तो जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जीवित थे तब कांग्रेस के लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का साथ और सहयोग लिया और लेने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ में धोखेबाजी किया और नेहरू जी को देश का पहला प्रधानमंत्री बनाया और सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं बनने दिया। भारतीय जनता पार्टी ने भी वही काम किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी स्टैचू बनाएंगे, इस नाम पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो मानने वाले लोग थे उनके घर से लोहा इकट्ठा करने का काम किया। जो भी हमारे लोगों के घरों में था, खुरपी खुरपा हंसिया हथौड़ा कुदार फावड़ा, वो हमारे लोगों ने इस नाम पर दिया कि बीजेपी के लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल का अगर सम्मान कर रहे हैं तो किसानों को भी हक अधिकार देंगे। चूँकि किसानों की लड़ाई सरदार वल्लभ भाई पटेल गुलाम भारत में भी लड़ने का काम कर रहे थे, किसानों के बहुत बड़े नेता थे। लेकिन बीजेपी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर किसानों का बड़े पैमाने पर समर्थन लिया और समर्थन लेने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो मानने वाले लोग हैं जो कि किसान हैं उनके साथ धोखेबाजी किया और 3 काले कानून किसानों के खिलाफ लाने का काम किया, जिसके खिलाफ किसानों ने एक लंबे समय तक प्रदर्शन किया और 700-800 किसानों ने उसमें शहादत दिया। बीजेपी के एक मिनिस्टर के बेटे ने किसानों के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ाने का भी काम किया। तो इससे ये बात प्रमाणित होती है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम का इस्तेमाल सरदार वल्लभ भाई पटेल को मानने वाले लोगों का समर्थन लेने के लिए किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। और फिर जिनके समर्थन से बीजेपी गवर्नमेंट बना रही है उन्हीं के खिलाफ में षड्यंत्र करने का काम और उनको ही ख़त्म करने का काम, उनको ही पूरी तरीके से बर्बाद करने का काम कर रही है। अभी किसान लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी हमको होनी चाहिए। अभी हम लोग लखीमपुर में हैं, गोला विधानसभा में, तो यहाँ गन्ना किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या है। बीजेपी की सरकार है, सालों साल मिल मालिक गन्ना किसानों का भुगतान नहीं कर रहे हैं। तो जो एमएसपी की गारंटी का इशू है या स्वामीनाथन आयोग ने जो ये कहा सरकार को कि किसानों की जो लागत मूल्य है उसका कम से कम 40% ज़्यादा किसानों को उनकी फसल का भुगतान होना चाहिए। ये जो तमाम मुद्दे हैं किसानों के, उन मुद्दों पर
किसानों की समस्याओं का कोई समाधान करने के बजाय यूरिया का दाम हो या डीजल का दाम हो या फिर डीएपी का दाम हो या फिर बीज का दाम हो, हर प्रकार से किसानों की लागत बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा ख़ास तौर से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं को इतने बड़े पैमाने पर छोड़ दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि उससे किसानों की बहुत बड़े पैमाने पर फसल को बर्बाद किया जा रहा है। तो एक तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लेना और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के समर्थकों का, उनके मानने वाले लोगों का समर्थन लेना और लेकर सरकार बनाना, और दूसरी तरफ उन्हीं लोगों के खिलाफ में षड्यंत्र करना, 3 कानूनों के माध्यम से अडानी अंबानी को और पूंजीपतियों को खेती किसानी देने की कोशिश करना, तो ये सारा जो षड्यंत्र देश में हो रहा है, ये सरदार पटेल के ना रहने के बाद सरदार पटेल को मानने वाले लोगों के साथ में बीजेपी के द्वारा धोखाधड़ी की जा रही है। अभी हम लखीमपुर में हैं और जैसा कि अभी लखीमपुर में विधानसभा का चुनाव भी है, तो आप ओबीसी वर्ग के और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और तो लखीमपुर खीरी में जो चुनाव होना है, यहाँ बड़े पैमाने पर ओबीसी वर्ग भी है, तो ओबीसी वर्ग किस तरफ उसका झुकाव रहेगा, किस पार्टी को वोट करेगा, किस? अभी जो चुनाव में जो मुख्य पार्टियां लड़ रही हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी, जिनके विधायक थे गिरी जी, वो एक्सपायर हुए, इसकी वजह से यहाँ उपचुनाव हो रहा है। तो एक तो उनके बेटे चुनाव मैदान में हैं, दूसरे समाजवादी पार्टी से एक तिवारी जी चुनाव मैदान में हैं। तो देश की जो 85 से 90% आबादी है, एक तो बीजेपी से गिरी जी हैं, तो बीजेपी से किसानों की किसी समस्या का समाधान होगा इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। पिछड़े वर्ग के हक अधिकार की लड़ाई कोई बीजेपी लड़ेगी इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि उनकी स्टेट में भी गवर्नमेंट है और सेंटर में भी गवर्नमेंट है, तो किसी समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। तो जो बीजेपी का ऑप्शन है उस पर तो कोई विचार किया नहीं जा सकता। समाजवादी पार्टी ने जिन तिवारी जी को टिकट दिया है उनकी क्रेडिट समाज में बहुत ज़्यादा खराब है, ऐसी जानकारी हमको मिली है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है कि तिवारी जी लोग पिछड़े वर्ग की लड़ाई लड़ेंगे, ऐसी भी उम्मीद पिछड़े वर्ग के लोगों को नहीं करनी चाहिए। तो इन दोनों के अलावा जो तीसरी पार्टी अभी चुनाव मैदान में है वो बहुजन मुक्ति पार्टी चुनाव मैदान में है। बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय परवेंद्र प्रताप सिंह जी खुद चुनाव मैदान में हैं। और आपको जानकारी है कि जब हमने तमाम प्रकार के आंदोलन किए, चाहे नीट में ओबीसी के आरक्षण को लेकर हमने आंदोलन किया, या फिर जाति आधारित जनगणना को लेकर किसानों को एमएसपी की गारंटी कानून बने इसको लेकर आंदोलन किया, समान शिक्षा नीति लागू हो इसको लेकर आंदोलन किया, या 25 मई को हम लोगों ने भारत बंद किया जाति आधारित जनगणना लेकर, ईवीएम बैन को लेकर के और एमएसपी गारंटी कानून और तमाम मुद्दों को लेकर के। तो इन सारे हमारे आंदोलनों में बहुजन मुक्ति पार्टी का सक्रिय सहभाग रहा। तो इसलिए वो हमारे मुद्दों में और हमारी हर लड़ाई को वो सपोर्ट कर रहे हैं बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग। और दूसरी तरफ जो दूसरे लोग चुनाव मैदान में हैं वो हमारे मुद्दों का और हमारी लड़ाई का विरोध कर रहे हैं। तो स्वाभाविक बात है, जो हमारे मुद्दों का सपोर्ट कर रहे हैं और हमारी लड़ाई में सहयोग कर रहे हैं, निश्चित रूप से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा उनके समर्थन में है और हम लोग जाहिर तौर पर उनका समर्थन कर रहे हैं इस जो उपचुनाव गोला विधानसभा में हो रहा है इसमें। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जो वो घोषणा पत्र अपना लिख करके दे रहे हैं, वो घोषणा पत्र स्टैम्प पेपर पर लिख करके दे रहे हैं कि अगर हम विधानसभा में जाएंगे तो चाहे गोला में गन्ना किसानों की समस्या हो भुगतान की, या फिर आवारा पशुओं की समस्या हो, या फिर गोला में एक और बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ जंगली जानवर पिछले 15 दिन में कम से कम 8 से 10 लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। तो वो भी एक यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है। और जाति आधारित जनगणना का इशू है, एमएसपी गारंटी का इशू है, ऐसे जो बहुत सारे इशू हैं, उन सारे इशूज को स्टैम्प पेपर पर लिख करके दे रहे हैं कि हम उठाने का काम करें। एजुकेशन का एक बहुत बड़ा इशू है, बड़े लोगों के लिए कॉन्वेंट और बड़े बड़े स्कूल हैं, डेल्ही पब्लिक स्कूल जैसे स्कूल हैं, और किसान और मजदूर के बच्चों के लिए या तो घटिया क्वालिटी के प्राइवेट स्कूल हैं और या तो उनको मजबूरी में सरकारी स्कूल में जहाँ खिचड़ी खिलाया जाता है
वहाँ उनको अपने बच्चे को पढ़ाना पड़ता है। तो ये जो तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, तो एक समान शिक्षा नीति लागू होनी चाहिए। इसी प्रकार से एक समान चिकित्सा नीति लागू होनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो बीमार होते हैं तो सहारा और मेदांता जैसे हॉस्पिटलों में भर्ती होते हैं, जहां मरने के बाद भी 2-4 दिन वेंटिलेटर पर रख करके उनको ज़िंदा रखा जाता है कि सही समय पर घोषित किया जाएगा कि कब वो मर गए। दूसरी तरफ गांव का किसान मजदूर ज़्यादा से ज़्यादा उसकी पहुंच सरकारी अस्पताल तक है, जहां कोई सुविधा नहीं है, और जो नहीं मरने वाला होता है वो भी मर जाता है। तो समाजवादी पार्टी तो इसके लिए समान एजुकेशन नीति और समान हेल्थ नीति, ये दोनों गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। हेल्थ और एजुकेशन ये बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा हुआ है, मगर इसको कोई लागू करने के लिए राजी नहीं है। तो ये सारी लड़ाई वो लड़ने के लिए तैयार हैं, स्टैम्प पेपर पर लिख करके दे रहे हैं। एक नई बात है राजनीति के लिए, तो इसलिए हम उनके समर्थन। ओबीसी की पार्टियों में समाजवादी पार्टी को क्या ओबीसी का कोई कैंडिडेट नहीं मिला या नहीं मिलता, क्योंकि तिवारी जी को टिकट दिया है? अगर टिकट वो क्यों नहीं दे रहे हैं तो वही बता सकते हैं, लेकिन ये बात नहीं माना जा सकता कि समाजवादी पार्टी में ओबीसी नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद ही ओबीसी हैं। तो समाजवादी पार्टी में ओबीसी नहीं है या कोई ओबीसी समाजवादी पार्टी से लड़ने लायक नहीं है, ऐसा भी नहीं माना जा सकता। तो ये किसकी सलाह पर यहाँ टिकट दिया गया तिवारी जी को, जिनकी क्षेत्र में क्रेडिट भी हमने सुना तो कोई सभ्य और अच्छे आदमी की नहीं है, जैसा कि क्षेत्र के लोगों ने बताया। तो अब क्या सोच कर दिया है तो वही समझ सकते हैं, क्यों दिया ये भी वही समझ सकते हैं। मगर जो अभी कैंडिडेट हैं उसमें एक तो बीजेपी का कैंडिडेट है, दूसरा समाजवादी का कैंडिडेट है। जहाँ तक मेरे पास जानकारी आई और जो मेरे दौरे हुए गोला विधानसभा में, उसके आधार पर दोनों कैंडिडेटों को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, वोट देना नहीं चाहते हैं, और उन्हें किसी तीसरे विकल्प की तलाश थी, जो तीसरा विकल्प बहुजन मुक्ति पार्टी ने अभी दे दिया है। तो इसलिए लोगों का रुझान दिख रहा है बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ। लोग बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं कि हम, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना, हम तो नोटा दबाना चाहते थे, हम तो वोट का बहिष्कार करना चाहते थे, मगर अच्छा हुआ कोई विकल्प हमको मिला तो हम वोट करें। जैसे कि आज सरदार पटेल की जयंती भी है और बीजेपी सरदार पटेल को आगे करके कैसे लोगों को गुमराह कर रही है। गुजरात में चुनाव भी होने हैं और सरदार पटेल जब रक्षा मंत्री थे तो उन्होंने आरएसएस को बैन भी कर दिया था, बीजेपी की जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है। आरएसएस एक आतंकवादी संगठन के रूप में उसकी पुष्टि हो रही है। ये उससे निकले तमाम लोग आतंकवाद की घटनाओं में हैं, उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, चाहे वो प्रज्ञा ठाकुर हों, कर्नल पुरोहित हों, असीमानंद हों। इसके अलावा अभी अजमेर ब्लास्ट में आरएसएस के कार्यकर्ता को आजीवन कारावास की सज़ा हुई। तो आरएसएस एक तो जाति जाति में भेद पैदा करने का काम कर रहा है, धर्म के आधार पर देश को बांटने का काम कर रहा है, और समाज को तोड़ने का काम कर रहा है, समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहा है। और आरएसएस द्वारा नियंत्रित या आरएसएस द्वारा मार्गदर्शित या आरएसएस द्वारा जो पैदा किए गए लोग जो गवर्नमेंट चला रहे हैं, वो लोग देश में जो एक मध्यम वर्ग खड़ा हुआ, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो छोटा व्यापारी हो, जो मध्यम वर्ग एक खड़ा हुआ, उस मध्यम वर्ग को ख़त्म करना चाहते हैं। और वो ये चाहते हैं कि देश में एक बड़ा पूंजीपति वर्ग हो और बाकी सारे के सारे लेबर और उसके गुलाम लोग हों। ये एक बहुत बड़ी साजिश है, इस साजिश को समझने की ज़रूरत है। शायद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसी दौर में इस बात को समझ लिया था कि आरएसएस देश के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और इसलिए उन्होंने अपने समय में ही इस पर पाबंदी लगाने का काम किया था। तो ज़रूर आरएसएस की जो गतिविधियां हैं उसके आधार पर आरएसएस जैसे संगठनों पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए, उस पर पाबंदी लगानी चाहिए, क्योंकि उनके लोग बम ब्लास्ट में सामने आ रहे हैं और वो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं, आजीवन कारावास तक उनके लोगों को हो रही है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल दूरदर्शी थे, तो उन्होंने उस समय समझ लिया था कि ये भारत के लिए ख़तरनाक संगठन है, इसलिए उन्होंने बैन किया। लेकिन आज उन्हीं का नाम लेकर के बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग सरदार पटेल के मानने वाले लोगों का समर्थन लेकर के और उनके खिलाफ में ही, किसानों के खिलाफ में ही सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। ओबीसी का जो एक बहुत बड़ा तबका है, उसकी गिनती तक आज़ादी के 75 साल में नहीं हुई।
एक बैकवर्ड क्लास के नाम पर नरेंद्र मोदी जी को आगे किया गया आरएसएस के द्वारा। तो बैकवर्डों को लगा कि कुछ नया परिवर्तन होगा। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम चाय बेचने वाले हैं, हम नीच जाति के हैं और इसलिए हमारा अपमान होता है, तो लोगों को लगा कहीं ना कहीं इसके अंदर दर्द है और अगर इनको बनाया जाएगा तो निश्चित रूप से कोई परिवर्तन हम लोगों के लिए होगा। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो जो 2014 में 314 ओबीसी के बच्चे यूपीएससी की परीक्षा पास किए थे, उनकी नियुक्ति रुक गई। स्कॉलरशिप बंद हो गई। शेड्यूल कास्ट ओबीसी के एक एक चीज़ बेची जा रही है। पहले कहा देश नहीं बिकने दूंगा, अब कहते हैं देश नहीं बचने दूंगा। व्यवसाय करना सरकार का काम नहीं है तो हम रेलवे बेच देंगे, हम टेलीफोन बेच देंगे, हम सारे डिपार्टमेंट बेच देंगे, सारे गवर्नमेंट सेक्टर की और पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर की कंपनियां हम बेच देंगे, क्योंकि ये पूंजीपतियों का काम है। तो ये बेचने के पीछे का आरएसएस की साजिश ये है कि जो रिजर्वेशन ओबीसी एससी एसटी को मिल रहा है उस रिजर्वेशन को ख़त्म किया जा सके और फिर ये पूंजीपतियों के अधीन और पूंजीपतियों के गुलाम हो जाएं। जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है उसमें इनकी भागीदारी नहीं होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र देश के नागरिकों के साथ में चल रहा है आरएसएस और बीजेपी का। इससे लोगों को सावधान और सतर्क होने की ज़रूरत है। अभी हमारे साथ थे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको।